नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जब हम सोमनाथ मंदिर की चर्चा करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। कुछ बातें तो ऐसी आती है कि विदेशी आक्रांताओं ने इस मंदिर को, हमारे गौरव को बार बार तोड़ा है, खंडित किया है। लेकिन फिर यह भी आता है कि हमारे पुरखों ने इसका निर्माण भी किया। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि यह मंदिर हमारे लिए सांस्कृतिक धरोहर है, भारत के लिए गर्व का विषय है। अब ये बात मैं यहाँ आज क्यों कर रहा हूँ, क्यों यहाँ पर बातें की जा रही है कि सोमनाथ की विरासत और भारत की एकता संदेश की बात की जा रही है। दरअसल ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए हैं और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक लेख लिखा है और उस लेख में सोमनाथ मंदिर का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर के अब तमाम तरह के जो है चर्चाएं हैं वहां पर की जा रही है। कहा जा रहा है कि जैसे सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ हुई है, तो उसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने एक लेख लिखा है जिसमें सोमनाथ मंदिर के पूरे इतिहास की बात की गई है। कैसे भारत के एकता को ये एक तरह से परिलक्षित करता है, किस तरह से हमारे लिए गौरव का विषय है, भारत को कैसे जोड़ने का काम करता है, हमारे लिए सांस्कृतिक महत्व इसका क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर प्रधानमंत्री ने एक लेख में चर्चा की है। तो जरा हम विस्तार से सोमनाथ मंदिर को समझते हैं, क्योंकि सोमनाथ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसके लिए आप कह सकते हैं कि भारत की राजनीति को इसने बदल देने का काम किया, और ये आजादी के बाद भी हुआ और 90 के दशक में भी हुआ। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, किस तरह से खास करके प्रधानमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को संजीवनी देने का काम भी सोमनाथ मंदिर से हुआ था। उसकी भी चर्चा आज हम यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। जरा इनके कुछ महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। सोमनाथ पर हमले और गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद पूरे विश्वास के साथ और गर्व से कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यानी कि कितने बार इसे तोड़ा गया, लूटा गया, वो उस बात पे हम चर्चा ना करें, बल्कि ये 1000 साल से चली आ रही भारत माता के करोड़ों संतानों के स्वाभिमान और अटूट आस्था की गाथा है। ये मुख्य बातें इन्होंने अपने आर्टिकल में कहा है। बहुत विस्तार से इनको लेकर के इस पर चर्चा किया गया है कि किस तरह से 1000 वर्ष भी हो रहा है, और दूसरी बात कहा जाए तो आप कह सकते हैं पुनर्निर्माण का 75वीं वर्ष भी ये है। यहाँ पर इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा की गई है। अब देखेंगे प्रधानमंत्री का एक आर्टिकल सबसे पहले आपको दिखा देता हूं, जिस आर्टिकल में इन्होंने ये चर्चा की है। देखिए पूरा ये आर्टिकल है ना, सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की 75वीं वर्षगांठ हो रही है और इन्होंने कहा है कि सोमनाथ में विध्वंस से सृजन तक की यात्रा किस तरह से फिर जीवंत हो रही है, ये विस्तार से चर्चा की गई। इसीलिए हम जरा इसके इतिहास वगैरह में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर क्या है कि भारत के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से जाना जाता है। इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने कि वर्ष 2026 के शुरुआत में वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व, अगर आपको ध्यान होगा तो 2026 के शुरुआत में प्रधानमंत्री वहां गए भी थे, ठीक है, सोमनाथ मंदिर में, जो मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। और अब 11 मई को, यानी वाले अभी जो 2-3 दिन बाद है, पुनः सोमनाथ जाएंगे। क्यों जाएंगे? जहां पर पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम होंगे। तो 75 वर्ष पूरे होने का मतलब हो गया कि इसका पुनर्निर्माण कब हुआ था? 1951 में, और इस मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। हालांकि इस बात को लेकर के भी बहुत विवाद है। आपने इस बात को लेकर के काफी पढ़ा होगा कि ये कहा जा रहा था कि राजेंद्र प्रसाद वहां क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वही लोकतंत्र की और जो हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं उन तमाम चीजों को लेकर के दुहाई दी जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, दूसरे चैप्टर पे पहुंचते हैं। सोमनाथ मंदिर का ऐतिहासिक वर्णन क्या है, क्या इतिहास कहता है, पौराणिक व्यवस्था क्या है, क्या कहानियां हैं, जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ऋग्वेद से महाभारत तक कहां कहां ये चर्चा में आया है, इसको समझते हैं। अगर प्रभास क्षेत्र देखेंगे तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा गया है कि इस मंदिर का निर्माण स्वयं जो है चंद्रदेव यानी कि सोम ने किया था, और प्रजापति दक्ष के श्राप से मुक्ति यही मिली थी, है ना। तो इसलिए सोम से ही ये सोमनाथ एक तरह से जाकर के नाम एक तरह से पड़ा चंद्रदेव के। ऋग्वेद की अगर चर्चा किया जाए, चूंकि हमारे पास 4 वेद हैं, उसमें से ऋग्वेद में प्रभास क्षेत्र का वर्णन मिलता है, जो इसे भारत के प्राचीनतम तीर्थों में से एक बताता है। महाभारत काल की अगर चर्चा करें, देखिए इतिहास का अलग अलग कालखंड है ये। तो जब हम महाभारत पे आते हैं तो पांडवों की तीर्थ यात्रा के प्रसंग में प्रभास क्षेत्र और सोमनाथ का वर्णन वहां पर मिलता है। श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग जो है यही पास के भालका तीर्थ में किया था। और ज्योतिर्लिंग की अगर चर्चा की जाए तो भगवान शिव के 12 आदि ज्योतिर्लिंग में से प्रथम भी माना जाता है और यह सबसे अधिक प्रतिष्ठित भी माना जाता है।
ऐतिहासिक निर्माण के चरण की अगर बात करेंगे तो 7 मंदिर की बात किया जाएगा, यानी कि 7 बार कहा जाता है कि इसका निर्माण हुआ है। इतिहासकार कहते हैं 7 बार मंदिर का निर्माण हुआ। तो प्रथम कब हुआ? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चंद्रदेव द्वारा, यानी कि सोम द्वारा, जैसे वेद में चर्चा है। द्वितीय जो है वल्लभी के यादव राजाओं के द्वारा लगभग 649 ईस्वी में। इसके अलावा तृतीय, तीसरी बार। अब ये क्या हुआ, मतलब मान लेते हैं यहाँ हुआ, समय के साथ वो मंदिर जो है एक तरह से खंडहर में तब्दील हो गया, दूसरी बार, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, ऐसे ऐसे फिर आक्रमण होते गए, फिर निर्माण होता गया, इस तरह से। तृतीय मंदिर जो है गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय द्वारा 815 ईस्वी में। चतुर्थ मंदिर जो है मालवा के राजा भोज और गुजरात के भीमदेव प्रथम द्वारा गजनवी के हमले के बाद ये किया गया। चतुर्थ वाला जो है बेहद महत्वपूर्ण है। पंचम जो होता है कुमारपाल द्वारा 1169 ईस्वी में, और छठा मंदिर राजा महिपाल देव द्वारा 1308 ईस्वी में। सातवां जो है वर्तमान में हुआ है सरदार पटेल के संकल्प से 1951 में निर्मित, और इसी पुनर्निर्माण को लेकर के अब कहा जा रहा है इसका 75 वर्ष पूरा हो रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को जाने वाले हैं। उसी के उपलक्ष्य में ये आर्टिकल उन्होंने लिखा है। प्रमुख विदेशी आक्रमण और संघर्ष क्या क्या रहा है उसको जरा समझते हैं, क्योंकि सोमनाथ की जब बात की जाएगी तो विदेशी आक्रमण की बात हमेशा ही इसके अंतर्गत की जाती है। महमूद गजनवी जो कि 1024-25 ईस्वी में रहा, यह सबसे क्रूर हमला उस वक्त किया गया था। गजनवी ने मंदिर को लूटा भी। यहाँ पर बहुत सारे धन्य धान्य थे, ऐसा माना जाता है। सोमनाथ मंदिर में सबको लूटा गया। ज्योतिर्लिंग को, जो शिवलिंग है, उसको खंडित करने की बात की गई। अल बरूनी के वृत्तांत में इस हमले का विस्तृत और बहुत ही विध्वंस वाला जो हमला है वो वर्णन किया गया है। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे। 1299 ईस्वी में खिलजी की सेना ने राजा कर्ण को हराकर मंदिर को भारी नुकसान पहुंचाया, यह भी वर्णन मिलता है। फिर मुगल काल में आएंगे। औरंगजेब 1706 में कहा गया औरंगजेब ने मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने और वहां पर मस्जिद तक बनाने का आदेश दे दिया था। कुछ साहित्यिक स्रोत के आधार पर देखा जाए, क्योंकि देखिए जब हम इतिहास की बात करते हैं ना तो इतिहास जानने के कई आधार होते हैं, है ना, जिसमें एक पूरा तत्व भी होता है, फिर उसी में का एक हिस्सा जो है वो लिटरेचर भी है। तो यहाँ पर साहित्यिक स्रोत जो है उसके आधार पर कुछ चीज समझते हैं। अल बरूनी की किताब देखा जाए, किताब अल हिंद, उसमें 11वीं शताब्दी के इस अरबी यात्री ने सोमनाथ की भव्यता, यानी कि सोमनाथ कितना भव्य है, कितना विशाल है, उसकी गरिमा क्या है, इन सब की चर्चा, वहां की जो पूजा पद्धति होता है ज्योतिर्लिंग को, उसकी चर्चा, और गजनवी के हमलों का आंखों देखा हाल लिखा है। यानी कि लाइव टेलीकास्ट जब हम बात करते हैं ना, अभी आईपीएल का मैच चल रहा है तो लाइव टेलीकास्ट समझते हैं ना, वैसा ही कुछ वो वहां पर कह रहे हैं कि हम मौजूद थे और वो वर्णन उसमें लिखा गया है। ठीक है, किसके? अल बरूनी की। इसके अलावा प्रबंध चिंतामणि, उसमें कहा गया है 14वीं शताब्दी में यह जैन ग्रंथ गुजरात के राजाओं और सोमनाथ के प्रति उनकी भक्ति का वर्णन करता है, यानी कि यहां से भी सोर्स मिलता है। स्कंद पुराण जो प्रभास खंड है, इसमें सोमनाथ की महिमा और इसके भौगोलिक महत्व का आध्यात्मिक वर्णन मिलता है। आधुनिक इतिहास ग्रंथ में अगर देखा जाए सोमनाथ द साइन इंटरनल, इसके जो लेखक हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जो मंदिर ट्रस्ट के संस्थापक थे। देखिए श्राइन शब्द यहाँ आया ना, तो जैसे ये शब्द में आया तो ट्रस्ट से जोड़ के जाएंगे, तो ट्रस्ट के संस्थापक भी थे। यह पुस्तक सोमनाथ के इतिहास का सबसे प्रमाणिक आधुनिक दस्तावेज के तौर पर देखा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। सोमनाथ को अगर लेकर चर्चा करें, रोमिला थापर की बहुत अच्छी किताब है इस पे। यह पुस्तक विभिन्न ऐतिहासिक दृष्टिकोणों से मंदिर के सामाजिक और राजनीतिक इतिहास का विश्लेषण करती है। कभी अगर समय लगे ना तो रोमिला थापर जी का ये किताब पढ़ के आप देखिएगा सोमनाथ, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा। तमाम तरह के ऐतिहासिक स्रोत इसमें ऑलरेडी बताए गए हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है सोमनाथ का, देखिए एक तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है धार्मिक तो है ही ना, धार्मिक पर्यटन जगह है तो धार्मिक तो है, लेकिन समाज जुड़ा हुआ है, धर्म से समाज जुड़ा होता है, आप उसको अलग नहीं कह सकते। तो जाहिर सी बात है सामाजिक महत्व किसी मंदिर का होता है या कोई धार्मिक जगह का होता है, सांस्कृतिक महत्व उसका होता है। और निश्चित तौर पे सोमनाथ जैसा विषय जब हो जाए, प्रथम ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे, तब यहां पर एक चीज और निकल के आता है, इसका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, राजनीतिक एंगल। आपको ध्यान है मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी से मैं जोड़ करके बताऊंगा, आएंगे तो राजनीतिक महत्व भी लेकर के आता है। तो रोमिला थापर जी ने जब लिखा ना सोमनाथ, तो उसमें सारी बातों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। तो इसलिए मैंने कहा कभी समय लगे तो इसको पढ़ के देखिए। पुरातात्विक साक्ष्य की बात करेंगे, 1950 की जो खुदाई है आधुनिक निर्माण से पहले हुई पुरातात्विक खुदाई में कई पुराने मंदिरों की नींव और नागर शैली की, नागर शैली समझते हैं, यानी कि जब हम मंदिर निर्माण की बात करते हैं दादर शैली, नागर शैली, ये सब आपने
पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर में, तो वहीं पर चर्चा की गई है। नागर शैली की जो वास्तुकला है इसके अवशेष मिले हैं जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि यहाँ सदियों से निर्माण और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चलती रही। इसलिए मैंने कहा कि 7 बार ये जो है मंदिर को कहा गया है कि इसका निर्माण किया गया है अलग अलग कालखंड में राजाओं वगैरह के द्वारा। वर्तमान वर्षगांठ 2026 का महत्व क्या है? दोहरे मील के पत्थर के तौर पे देखा जा रहा है। एक तो साल 2026 जो मंदिर पर बड़ा हमला हुआ उसका 1000 वर्ष हो रहा है। पहली बात तो ये प्रधानमंत्री ने पहले ही बताया ये चीजें। दूसरी, आधुनिक मंदिर के उद्घाटन का 75 वर्ष पूरा होने का संयोग है, तो 2026 में ये 2 संयोग बनता जा रहा है। सभ्यता का संकेत निश्चित तौर पर दुनिया को ये संदेश दे रहा है कि भारतीय संस्कृति जो है अजय है, आप उसे कितनी बार भी तोड़ेंगे लेकिन उसे मिटाया नहीं जा सकता, हर बार वो नए क्लेवर में हमारे सामने आएगा। सहस्त्र दिवसीय अनुष्ठान, अगले 1000 दिनों तक होने वाली विशेष पूजा और अनुष्ठान भविष्य की पीढ़ियों को उनके गौरवशाली इतिहास से जोड़ने का काम करेंगे। क्योंकि 1000 वर्ष हुआ है ना पहले हमले का, इसीलिए 1000 दिनों तक ये विशेष पूजा चलेगा। प्रधानमंत्री के उद्बोधन का अर्थ क्या है? विनाश से सृजन की बात इन्होंने किया है, तो दुनिया को साफ तौर पर संदेश दिया है कि भारत जो है अब रक्षात्मक नहीं रहा बल्कि अपने विरासत पर वो गर्व करेगा, है ना। प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि समय के साथ जो हम अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी चर्चा करते हैं कि भारत वो देश है जो किसी को आंख दिखाता नहीं है, आंख देख करके झुकाता नहीं है, बल्कि आंख में आंख मिला के बात करता है, यानी कि बराबरी का दर्जा। विकासशील विरासत को लेकर के चर्चा किया गया है कि आर्थिक प्रगति की चाहत भारत की केवल नहीं है बल्कि अपनी सांस्कृतिक जड़ों को भी टटोलना है। कनेक्टिविटी और पर्यटन को लिहाज से भी देखा जा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की जब हम बात करते हैं तो मंदिरों को राष्ट्रीय एकता का सूत्र हम बना रहे हैं। कैसे? देखिए आप अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ और फिर अभी आप अयोध्या जाके देखिए, अब देखेंगे पूरे अयोध्या जो है ना एक औद्योगिक शहर के तौर पर विकसित हो गया, धार्मिक पर्यटन, और इसके वजह से क्या है कि स्थानीय लोगों को रोजगार मिला, पलायन पूरी तरह से उस एरिया से खत्म हो गया है, तो ये फायदा मिलता है। ऐसे प्रयाग की आप चर्चा करेंगे वहां भी देखने को मिलेगा, बोध गया में देखने को मिलेगा ये तमाम चीजें, तो यही बातें यहाँ पर भी कही जा रही है। भारत में उभरता धार्मिक आग्रह निश्चित तौर पर सांस्कृतिक आत्मविश्वास इस देश का बढ़ रहा है। आधुनिक भारत में युवा पीढ़ी अब अपने धर्म और प्रतीकों को लेकर के अधिक मुखर हो रहे हैं, गर्व महसूस करते हैं और गर्व महसूस करना भी चाहिए। पहचान की खोज किया, वैश्वीकरण के दौर में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की ओर रुझान भी बढ़ा है ना। इसके अलावा आर्थिक कारण जो मैंने पहले ही बताया कि धार्मिक पर्यटन आज इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी भी जो पोटेंशियल है हमने उसे अनलॉक किया ही नहीं है। जो धार्मिक पर्यटन की हमारे यहाँ जो पोटेंशियल है, रोजगार जितना मिल सकता है, अगर हम वो कर ले तो हम बहुत बेहतर स्थिति में जा सकते हैं। भारत के अन्य प्रतीकात्मक सांस्कृतिक केंद्र जिसमें 1-2 की चर्चा मैंने किया, राम मंदिर का, काशी विश्वनाथ का, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो 4 धाम में आता है, उज्जैन, महाकाल, यहाँ पर भी कॉरिडोर बनाया गया, ये तमाम आप देखेंगे तो एक तरह से भारत में धार्मिक पर्यटन को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर मैंने वो एंगल में लाना चाहता हूं जहां पर मैंने कहा था कि सोमनाथ का सामाजिक और राजनीतिक महत्व क्या है ना, जिसमें आडवाणी जी की सोमनाथ यात्रा और राजनीतिक बदलाव को लेकर के चर्चा करना जरूरी हो जाएगा। जब भी सोमनाथ मंदिर की चर्चा आएगी, यह आधुनिक भारत में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से माना जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। 1990 की रथ यात्रा की जब हम बात समझते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी ने यह तय किया कि वो रथ यात्रा पूरे देश में निकालेंगे। 1990 वो ध्यान रखिएगा, वो अयोध्या का वाला मामला सब तभी हुआ था, है ना, बाबरी मस्जिद वाला। तो सोमनाथ से ही अपनी रथ यात्रा उन्होंने शुरू की थी। इसने भारतीय राजनीति को पूरी तरह से बदल के रख दिया, है ना, और वो अभी तक हम अब देख रहे हैं। इसमें छद्म धर्मनिरपेक्षता को लेकर के बात किया गया। देश भर में धर्मनिरपेक्षता को लेकर के डिबेट चल रहा था और हिंदुत्व अचानक से देश की राजनीति में के केंद्र में आ गया, है ना। आज भी देखेंगे भाजपा का उदय यहां से देखा जाता है। कहा जाता है कि 2 सांसद की संख्या से लेकर के आज देखेंगे तो पार्लियामेंट में भाजपा ने पूरी तरह से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। दक्षिण पंथ का हिंदू केंद्रों के प्रति आग्रह, तो इसके कुछ कारण और लाभ क्या हो सकते हैं समझते हैं। ऐतिहासिक सुधार देखेंगे। दक्षिण पंथ का मानना है कि इतिहास में हिंदू केंद्रों के साथ हुए अन्याय को सुधारना आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। आत्महीनता का बोध, जब लंबे समय से कोई गुलाम होता है, परेशान होता है ना, तो आत्महीनता का बोध आता है। तो समय के साथ उस पर कैसे गौरव किया जाए, इसको लेकर के बात की जाती है। राजनीतिक लाभ, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुसंख्यक आबादी को एक सूत्र में पिरोने के लिए प्रभावी होगा, क्योंकि हिंदुत्व की बात जो है मैंने आपसे पहले कहा वो यहां से केंद्र में आ गया। और दुनिया भर में सॉफ्ट पावर के तौर पर जब हम IR पढ़ते हैं ना, इंटरनेशनल रिलेशन, तब हम कहते हैं हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर। आजकल स्मार्ट पावर की बात करते हैं तो सॉफ्ट पावर, धर्म जो है ये एक तरह से सॉफ्ट पावर है ना। देखेंगे अब बहुत सारे विदेशी जो हैं अयोध्या आ रहे हैं, काशी विश्वनाथ जाते हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार जाते हैं,
भारत के विभिन्न धार्मिक पर्यटन जगहों पर जाकर के वह पर्यटन करते हैं। तो निश्चित तौर पर क्या है कि भारत आकर के भारत से कनेक्ट होते हैं वो। तो ये हमारे लिए सॉफ्ट पावर का काम करता है और सामाजिक समरसता इन केंद्रों के माध्यम से जातियों में जो समाज हमारा बटा हुआ है, खास करके हिंदू समुदाय की बात की जा रही है, इसमें एकता का सूत्र पिरोया जाता है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए मैंने कहा कि दोहरा संयोग है, हमला का 1000 वर्ष पूरा और दूसरी बात जो पुनर्निर्माण हुआ मंदिर का आधुनिक भारत में कह सकते हैं 1951 में, उसका 75 वर्ष पूरा हुआ है। 2026 में दो बड़े संयोग हैं। 11 मई ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री सोमनाथ जाने वाले हैं, इसलिए उससे पहले उन्होंने एक लेख लिखा है और उसमें तमाम चीजों की चर्चा की गई है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या भारत में जिस तरह से धार्मिक पर्यटन को बढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने चर्चा अयोध्या का लिया, प्रयागराज का लिया, मैंने चर्चा काशी विश्वनाथ का या उज्जैन महाकाल के कॉरिडोर की, बोध गया में कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है ना, तमाम जगहों पर इस तरह से बेहतर व्यवस्था की जा रही है और सोमनाथ तो उसकी शुरुआत ही रहा 1951 से ही। तो क्या ये भारतीय राजनीति को और भी आगे चल करके बदलने वाला है? क्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में ये सारी चीजें करना सही है या नहीं है? जो भी आपके बातें हों, जो अभी आपके तर्क हों, वो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।